हेलो स्टूडेंट्स, आज पेपर पैटर्न बताने के लिए मैं आपके सामने उपस्थित हूं। एक छोटी सी मोटिवेशनल स्टोरी सुनाती हूं। एरिस्टोटल नाम के फिलोसोफर थे और उनका एक शिष्य था। तो उसने एक बार एरिस्टोटल को पूछा कि सर, मुझे आपसे ये पूछना था कि व्हाट इज सक्सेस। सो एरिस्टोटल ने बोला कि चल बेटा, कल है ना, तुम नदी के किनारे आ जा। अब ये शिष्य ही वाज सो क्यूरियस और वो कल सुबह जैसे ही दूसरे दिन की सुबह हो गई तो नदी के किनारे बिल्कुल तैयार होके आ गया। एरिस्टोटल भी एकदम समय पर उपस्थित रहे। थोड़ी सी इधर उधर की बातें हुई, कैसे हो, क्या चल रहा है। और उसके बाद फिर एरिस्टोटल से फिर वही सवाल उसके मन में जो घूम रहा था कि व्हाट इज सक्सेस। तो एरिस्टोटल थोड़ी देर टहलते टहलते ये जो शिष्य था बेचारा, इसको इन्होंने नदी में ढकेल दिया। अब इसके मन में सवाल आया कि यार ये क्या हो गया, मैं तो इनसे पूछने के लिए आया था कि व्हाट इज सक्सेस और इन्होंने तो मुझे नदी में ढकेल दिया। अब ये डूब रहा है, सबको पूछ रहा है हेल्प मी सेव मी। कोई नहीं आ रहा। वहां एरिस्टोटल खड़े हैं, वो उसके गुरु हैं। यार ये मेरे गुरु है और फिर भी मुझे ये नहीं बचा रहे हैं। फिर अब यहां तक पानी आ गया। अब पानी मुंह में और नाक में जाने लगा उतने में, और ये बच्चा जो है इसको तैरते भी नहीं आ रहा है। अब उतने में एरिस्टोटल गए और जाके उन्होंने क्या किया, तो ये बच्चे को पकड़ लिया, उसको ऊपर खींचने के बाद उसकी जान बचाई। और जान बचाने के बाद उसको सबसे पहला सवाल पूछा कि जब तुम डूब रहे थे, जब तुम पानी में मर रहे थे, तो तुम्हारे मन में सबसे पहला सवाल कौन सा आया, पहले सबसे विचार कौन सा आया। तो वो बोला कि ब्रीदिंग। मुझे बहुत ज्यादा श्वासोच्छ्वास की जरूरत थी, श्वास और उच्छ्वास होना था। तो बोले बस मिल गया तुम्हारे सवाल का जवाब। जब तुम्हें ऐसा लगेगा जितना सांस की जरूरत है, उच्छ्वास की जरूरत है, उतनी जब तुम्हें सक्सेस की जरूरत लगेगी तो सक्सेस अपने आप तुम्हारा पीछा करेगा, किसी को पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो व्हाट यू फोकस्ड ऑन लॉन्गेस्ट इट बिकम स्ट्रॉन्गेस्ट। इसी मैसेज के साथ आज का हमारा ये जो टॉपिक है ये हम शुरू करते हैं। चलिए, यहाँ पे मैंने कुछ बोर्ड पे लिखा हुआ है, देखते हैं क्या है। पेपर पैटर्न। बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में सवाल था कि मैम कब पढ़ाने वाली है हमको पेपर पैटर्न। सो हियर आई एम विथ योर पेपर पैटर्न। तो गद्य विभाग है आप लोगों का, जिसको कि 20 अंक है कुल मिलाकर। ठीक है, अभी तक हमने निराला भाई और पाप के 4 हथियार, ये जिस प्रकार के स्टोरीज या इंफॉर्मेटिव लेसन जो है वो पढ़े हुए हैं, एक बार देख ही लेते हैं हम कि हमारे इसमें फिलहाल अभी आप लोगों को कुछ भी ऐसा आया हुआ नहीं है कि कौन सा चैप्टर आपका स्किप है, इसलिए उसके बारे में सोचना नहीं। एग्जाम होंगी नहीं होंगी, कौन सा चैप्टर हमें स्किप होगा, ये सोचना हमारी जिम्मेदारी नहीं है। आज की डेट में हमारी जिम्मेदारी नहीं है। सो स्टूडेंट्स, रिमेंबर ऑलवेज कि अगर हम कुछ ज्यादा पढ़ भी लिए तो क्या हमको ओमिटिंग होने वाली है, डाइजेस्ट नहीं होगा हमको ऐसा तो नहीं होता है ना। सो जितना हम पढ़ सकते हैं उतना पढ़ते हैं। अगर बाद में स्किप वगैरह हो गया तो वो बात की बात है, आज की नहीं है। तो देखिए, अभी अगर आपके हाथ में टेक्स्ट बुक है तो टेक्स्ट बुक में गद्य विभाग में क्या क्या है, निराला भाई, आदर्श बदला, ठीक है, पाप के 4 हथियार, उसके बाद फिर सुनो किशोरी, ओजोन विघटन का संकट, ठीक, और कोख जाया। मतलब निराला भाई 1, आदर्श बदला 2, पाप के 4 हथियार 3, सुनो किशोरी 4, ओजोन विघटन का संकट 5 और कोख जाया ये 6। इतने 6 मतलब 6 चैप्टर्स जो है उस पर हमारे पास क्या है, तो गद्य विभाग। मतलब कि 20 अंकों के लिए हमें कितने चैप्टर्स पढ़ने के हैं, 6 टॉपिक्स।
उसमें से हम कितने पढ़े हुए हैं? 2। मतलब 1/3, 33% गद्य विभाग इज ओवर। गॉट माई पॉइंट? यस, आप होशियार हैं, मुझे पता है। सो गद्य विभाग बी संघ। अब उसमें पहली कृति एक्टिविटी नंबर 1, एक्टिविटी नंबर 1 में अब ये 6 है। अब समझो पहला पैसेज हमें आया हुआ है निराला भाई, इसमें से। अब ये हाथ में मेरे पेपर पैटर्न है, तो अब ये पहले क्या होगा? आपको पैसेज दिया जाएगा, उसके पहले लेट मी एक्सप्लेन वन थिंग, लेट मी क्लियर यू वन थिंग। द थिंग इज दैट कि सूचना के अनुसार जो भी सूचना दी हुई है, गद्य या पद्य, विशेष अध्ययन तथा व्यावहारिक हिंदी, जो भी गद्य पद्य है उसके बारे में आवश्यकता के अनुसार आकृतियों में ही उत्तर लिखना अपेक्षित है। अगर क्वेश्चन में डायग्राम निकाली हुई है तो आपको डायग्राम निकालनी है, और वो डायग्राम निकालने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ पेन यूज करना है, पेंसिल नहीं। उसके रीजन मैं जूम के क्लास में बताऊंगी आप लोगों को। सभी आकृतियों के लिए पेन का उपयोग करना है, और आकृतियों में आंसर भी पेन से ही लिखना है, ठीक है। तो ये गद्य और पद्य विभाग के लिए ये जरूरी सूचना थी। अब हम थे गद्य विभाग में। सपोज कृति 1 इसमें गद्यांश में सपोज पहला है निराला भाई। अब वो पैसेज जो है, वो पैसेज आपको दिए हुआ रहेगा, लगभग 80 से 100 शब्दों में, ज्यादा भी हो सकता है। फिर उसमें पहले गद्यांश में देखो मैंने यहां पे लिखा हुआ है 4+2, 4+2। अब ये 4+2 क्या है? तो 4 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव्स और 2 मार्क्स जो है वो 2 मार्क्स का ब्रीफ आंसर। अब ये 4 मार्क्स के एडजेक्टिव कैसे आएगा बेटा? तो पहले जो है वो आकलन कृति। आकलन कृति का मतलब वहां पे डायग्राम दी हुई रहेंगी, और वो डायग्राम जो है उसके आपको आंसर्स लिखने हैं। उसके लिए लगभग रहेंगे आप लोगों को 1+1 मार्क। 1 मार्क की डायग्राम हो सकती है, 2 मार्क की डायग्राम हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। उसके बाद फिर 2 मार्क के लिए, 2 अंक के लिए रहेंगे शब्द। वो चाहे समानार्थी हो, विरुद्धार्थी हो, लिंग हो, वचन हो, या फिर शब्द समूह दिए हुआ रहेगा, उसके लिए एक शब्द देना हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये कुछ भी जो हो सकता है उसके लिए लेकिन पैसेज पढ़ना जरूरी है। हाँ, अभी याद आया तो फिर और एक बात मैं क्लियर करना चाहूंगी कि कभी भी आंसर्स लिखने का पैटर्न ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार मैं है ना ये क्वेश्चन पढ़ रहा हूं और क्वेश्चन पढ़ के फिर आंसर ढूंढ रहा हूं। नो बेटा, नो, नॉट एट ऑल, एकदम रॉन्ग है ये। पहले आराम से पैसेज पढ़ लो, और पैसेज पढ़ने के बाद फिर आप लोगों को क्या करना है? तो फिर आप लोगों को उसके बाद उसके आंसर्स जो है वो ढूंढने हैं। ये 4 मार्क का समझ गए। पहले 2 मार्क की डायग्राम रहेंगी, और फिर उसके बाद 2 मार्क का, उसको आकलन कृति बोलते हैं, और ग्रामर व्याकरण क्या रहेगा? तो शब्द संपत्ति। तो उसमें कोई भी शब्द हो सकते हैं, वो 2 मार्क के लिए रहेंगे। और उसके बाद अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति का वीडियो हमने देख लिया है कि अभिव्यक्ति हमें कैसे लिखने की है। देयर शुड बी 3 पैराग्राफ्स, क्योंकि कितने मार्क्स है उसको? 2 मार्क्स। इसी प्रकार से गद्यांश दूसरा भी रहेगा। फिर यहाँ पे गलती से मैंने गद्यांश 1 लिख दिया है वापिस, सो ये करेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे करते हैं गद्यांश 2। ये दूसरा गद्यांश फिर से 4+2 है। 4+2 मतलब 4 मार्क के ऑब्जेक्टिव और 2 मार्क का ब्रीफ आंसर। ब्रीफ आंसर मतलब अभिव्यक्ति। पैसेज में क्या आने वाली है हमको? अभिव्यक्ति। फिर आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि अगर यहाँ पे अभिव्यक्ति है तो फिर टेक्स्ट बुक के पीछे जो टेक्सचुअल रेफरेंस के क्वेश्चंस है उसका क्या करना है? अभिव्यक्ति मतलब आपको आपका मत लिखना है, तो फिर वो क्वेश्चंस का क्या करना है? जी, उसका भी आंसर है। ये देखिए, अब मैं यहाँ पे ये जो 2 मार्क का ब्रीफ आंसर है इसको राउंड कर देती हूँ, क्योंकि ये ब्रीफ आंसर है, ठीक है। अब ई क्वेश्चन है। ई क्वेश्चन में पहले आपको 10वीं कक्षा में क्या होता था? एक अपठित गद्य भी रहता था। अभी अपठित गद्य है नहीं आपको, ठीक। तो 100 शब्दों में उत्तर लिखिए। अब ये 100 शब्दों में उत्तर लिखने के लिए आपको वो जो पाठ पर आधारित क्वेश्चंस है
वो आने वाले हैं, तो वो 100 शब्दों में उत्तर के लिए, और उसके लिए कितने मार्क्स है? 6। लेकिन बेटा यहाँ पे ऑप्शन है, ऑप्शन क्या है यहाँ पे? तो 3 क्वेश्चन दिए हुए रहेंगे और वो 3 में से आपको कितने करने के हैं? 2। समझ गए? अभी तक हम कितने मार्क्स का पेपर सीख चुके? 6 अधिक और 6 12, 12 और 6 18। ठीक है, अब एक लास्ट वाला क्वेश्चन है, एक वाक्य में उत्तर लिखिए, गद्य विभाग का लास्ट क्वेश्चन। अब कल और परसों मुझे कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि मैम ये विधा क्या है, ये परिचय क्या है? दिस इज इट। कोई गहन प्रश्न नहीं है, इसलिए मैंने प्रीफर किया था कि आप मराठी से ज्यादा अगर कंपेयर करोगे तो हिंदी लेना उचित है। तो फिर यहाँ पे एक वाक्य में उत्तर, वो जो बेटा ऊपर हर टेक्स्ट बुक में आपके हर बार परिचय और विधा दिए हुए हैं, उसमें कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं आने वाला आपको, डोंट वरी। उसमें सिर्फ जैसे लेखक कौन है, संग्रह कौन सा है, चतुष्पदी का लक्षण क्या है, तो ये ऐसे जो क्वेश्चंस है ये आएंगे। और उसमें भी कितने सारे ऑप्शंस है? 4 ऑप्शंस है और 4 में से 2 ही करना है आपको। उसके लिए कुल मिलाकर कितने अंक है? 2 अंक है। तो इस प्रकार से ये 20 अंक है। 6-6 अंकों के लिए आपको 2 गद्यांश रहेंगे, फिर 6 अंकों के लिए बड़े आंसर्स लिखने के हैं और एक वाक्य में उत्तर जो कि विधा और परिचय से संबंधित है। तो अब एक काम कीजिएगा आप कि जो भी गद्य है उनकी विधा और परिचय जब हम पढ़ते हैं तो उनमें से जो जो इंपॉर्टेंट हमें लगता है उस पर अंडरलाइन कर दीजिए। या फिर और एक काम कर सकते हैं आप, पहले तो टेक्स्ट बुक के पीछे जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो उतने तैयार कर लेते हैं। ठीक है, जितने भी 6 चैप्टर्स हमारे पास है तो टेक्स्ट बुक के पीछे जितने क्वेश्चंस है उतने तैयार कर लेते हैं। और इस प्रकार 20 अंकों का ये जो पेपर है, अभी वापिस मैंने और एक रेड सर्कल किया, ये 6 अंकों के लिए। क्यों? क्योंकि मतलब आपको ये पता चलेगा कि अब ये जो विभाग है हमारा गद्य विभाग, तो ये गद्य विभाग में हमें कितने ब्रीफ आंसर्स लिखने के हैं। तो इसमें हमें कितने ब्रीफ आंसर्स लिखने के हैं? तो 4 ब्रीफ आंसर्स लिखने के हैं और उसके लिए 10 मार्क है। तो अकॉर्डिंग टू मी ये जो पूरा 20 अंक का विभाग है गद्य विभाग, इसके लिए समय आपको लगना चाहिए 35 to 40 मिनट्स। टाइम मैनेजमेंट जो है पेपर का उसमें 35 to 40 मिनट्स। अब इसका हिसाब कैसा रहता है बेटा? तो इसका हिसाब ऐसा रहता है कि ब्रीफ आंसर्स के जितने अंक होते हैं उनको इंटू 2 करना है। मतलब 10 मार्क के हैं तो 10 इंटू 2 तो 20 मार्क्स हो जाते हैं, सॉरी 20 मिनट्स हो जाते हैं। और बाकी बचे हुए जो है 4 और 4 8 और 2 10, उसके लिए 1 मिनट। तो वैसे तो 30 होने चाहिए, लेकिन फिर भी मैंने आपको 35 से 40 मिनट जो है वो अलाउ किए हुए हैं। और इस प्रकार हमारा गद्य विभाग जो है वो पूरा हो जाता है। अभी बात करते हैं पद्य विभाग की। चलिए, अभी ये है हमारे सामने पद्य विभाग। अब ये जो पद्य विभाग है इसमें भी 20 अंक है। अब पद्य विभाग में देखते हैं कि हमारे पास कौन सी कविताएं हैं। देखिए, पहली कविता है हमारे पास नवनिर्माण, सच हम नहीं सच तुम नहीं, गुरबानी, वृंद के दोहे, पेड़ होने का अर्थ, चुनिंदा शेर। ठीक है, मतलब कि 6। ठीक, ये 6 जो है वो 6 पोएट्री है। कुल मिला के हमारे पास 11 टॉपिक है। 11 टॉपिक जो थे उसमें से, और एक जो पोएम है उसमें 2 पोएम है, मतलब कि जो 5वीं है उसमें अ और आ है, इसलिए वो हो गए 12। तो 6 गद्य और 6 पद्य है। ठीक है, समझ गए? अभी सरीका ही है, एकदम सिमिलर है गद्य विभाग और पद्य विभाग। यहाँ पे भी 20 अंक है। यहाँ पे भी आप 35 से 40 मिनट जो है वो आपका समय नियोजन जो है वो कर सकते हैं। अब प्रश्न दूसरा, कृति दूसरी जो है वो कृति दूसरी में पहला पद्यांश आएगा, उसके लिए कुल अंक है 6, 4 और 2। एकदम गद्य के जैसा है बेटा। गद्य में 2 मार्क की पहले आकृति, पद्य में भी 2 मार्क की आकृति, फिर 2 मार्क के शब्द और फिर 2 मार्क की अभिव्यक्ति। उसके बाद पद्यांश 2 में भी वैसे ही रहेगा 4 और 2। अब
यहाँ पे बहुत बच्चों को लगता है कि इज इट डिफिकल्ट? नो, नथिंग इज डिफिकल्ट। कुछ भी डिफिकल्ट नहीं और इम्पॉसिबल तो है ही नहीं ना बेटा, है ना। डिफिकल्ट हो सकता है एक बार, लेकिन इम्पॉसिबल तो नहीं होता है। सो रसास्वादन क्या होता है? तो रसास्वादन के कुछ पॉइंट्स होते हैं और वो पॉइंट्स में आपको उसका आंसर लिखना है। जैसे कि रचनाकार का नाम 1, उसके बाद पसंद की पंक्तियां 2। अब रचनाकार का नाम के लिए 2 मार्क तो नहीं देंगे ना, 1 ही देंगे, तो 1 मार्क। फिर पसंद की पंक्तियां 1 मार्क। मतलब इसका मतलब क्या है आपको कि हर पोएम में आपको पसंद की पंक्तियां जो है वो क्या करनी होंगी? लर्न करनी होंगी। तो वो लर्न करेंगे आप, वो याद करनी होंगी आपको। पसंद आने का कारण वो देना है, लेकिन कारण देना है तो मतलब 2 मार्क्स है, 2। और उसके बाद है कि इसकी कल्पना क्या है और इसके अलावा संदेश क्या है, इसमें से कुछ भी हो सकता है, तो वो प्रश्न आपको करने हैं। लेकिन अब इसके लिए आपके पास एक ऑप्शन है, मतलब संकेत बिंदु जो दिए हुए हैं वहां पे, संकेत बिंदु का मतलब है पॉइंट्स जो दिए हैं वो नहीं लिखना है, तो और एक पंक्ति दी हुई रहती है आपको और उसका अर्थ के अनुसार रस ग्रहण कीजिए, अर्थ के अनुसार रस ग्रहण कीजिए। बट अकॉर्डिंग टू मी, इफ यू वांट टू गेन मार्क्स देन, हाँ करेक्ट, तो यू शुड राइट संकेत बिंदु के अनुसार, क्योंकि उसमें क्या है बेटा, रचनाकार का नाम और पसंद की पंक्तियां, इसमें तो 2 मार्क्स मिलने ही वाले हैं ना। फिर 4 में से कटेंगे और इसमें कितने कटेंगे? 6 में से। मतलब यहाँ पे कैसा है कि एक कोई भी लाइन दी जाएंगी और वो लाइन पे से आपको क्या करना है, तो उसका निबंध के जैसा, बिकॉज इट कैरीज 6 मार्क्स, तो इसलिए उसको निबंध के जैसा लिखना होगा आपको। दिस इज एज गुड एज निबंध, बट चॉइस इज यूअर्स। मैं आपको दोनों सिखाऊंगी। और फिर लास्ट क्वेश्चन है, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। अब ये एक वाक्य में उत्तर जो है वो फिर से विधा और परिचय में से आएगा, तो आप दोनों कविताओं में से अच्छे से पॉइंट्स जो है वो मार्क कर लीजिए और अपनी सब तैयारी करके रखिए, क्योंकि नेक्स्ट वीक में फिर मैं लेने वाली हूं पेपर, ठीक है। तो और व्याकरण होने के बाद फिर 80 मार्क्स का पेपर। अभी पेपर होगा एक 20 मार्क का गद्य विभाग का और एक 20 मार्क का पद्य विभाग का। तो इस प्रकार से पद्यांश 1 कैरीज 6 मार्क्स, पद्यांश 2 कैरीज 6 मार्क्स और रसास्वादन कैरीज 6 मार्क्स एंड एक वाक्य में उत्तर कैरीज 2 मार्क्स। और इस प्रकार से ये 20 अंक है और इसके लिए हमें 35 से 40 मिनट देने हैं। तो 1 घंटा या 1 घंटा 20 मिनट में आपका ये क्वेश्चन जो है ये पूरा गद्य विभाग और पद्य विभाग हो सकता है। नथिंग इज डिफिकल्ट, डू नॉट वरी, आई एम देयर फॉर यू। सो मेरे ये चैनल पे बने रहिए, आपके लिए ऐसे ही नए नए वीडियोस लेके मैं आने वाली हूँ। और ये चैनल में वीडियोस लॉन्ग भी होते हैं, आपको पता है, जल्दी जल्दी। सो हरी अप, ठीक है। और कुछ भी रिगार्डिंग दिस डिफिकल्टी रही तो आप मुझे पूछेंगे जरूर। टिल देन बाय ऑल ऑफ यू, बाय।